ज्ञान के इस सफ़र में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग वीकली करंट अफेयर का सीरीज चलाते हैं, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच जो भी घटना घटित हुआ है उससे संबंधित एमसीक्यू, जिसमें टोटल 20 एमसीक्यू है और उसके विस्तृत व्याख्या भी है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, 80वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार कितनी बार भाषण दिया है? तो लगातार कितनी बार भाषण दिया है? 13वीं बार। टोटल 13 बार हो गया अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए। तो चलिए इसका विस्तृत व्याख्या देखते हैं एक बार। 15 अगस्त 2026 को 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 80 बार यानी कि लगातार 13वीं बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित किया और तिरंगा फहराया। इस वर्ष पहली बार लाल किले के समारोह में वंदे मातरम की धुन बजाई गई, यानी कि यह पहली बार है जब वंदे मातरम की धुन बजाया गया है। भाषण से पूर्व प्रधानमंत्री ने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित किया। समारोह में राष्ट्रगान तथा 21 तोपों की सलामी दी गई। तो इस बार कितने तोपों की सलामी है? 21 तोपों की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री का यह भाषण लगभग 75 से 77 मिनट तक चला, जो समय अवधि के दृष्टि से उनके अब तक के भाषणों में चौथा सबसे छोटा भाषण रहा। सबसे लंबा भाषण वर्ष 2025 में जो कितना था? 103 मिनट का था। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। आयोजन की तिथि 15 अगस्त 2026, स्थान लाल किला, नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की संकल्पना को क्या किया? दोहराया गया है। भाषण में 140 करोड़ भारतीयों के संकल्प तथा युवा शक्ति को विकसित भारत का सबसे बड़ा इंजन बनाया है, यानी कि विकसित भारत का सबसे बड़ा इंजन कौन है? युवा शक्ति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। 80वें स्वतंत्रता दिवस भाषण में प्रधानमंत्री द्वारा बताई गई सप्त धारा यानी कि 7 शक्तियों का धारा में निम्नलिखित में से कौन सी सम्मिलित नहीं है? यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी भाषण में किसके बारे में चर्चा किया है? सप्त धारा के बारे में। तो पूछ रहा है कि यानी सप्त धारा 7 शक्ति धारा, जिसमें कौन शामिल नहीं है उस 7 में? तो कौन शामिल नहीं है? शहरी नियोजन शामिल नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो चलिए क्यों नहीं शामिल है और कौन कौन शामिल है वो देखते हैं हम लोग। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस भाषण में देश के प्रगति 7 शक्ति धाराओं यानी कि सप्त धारा जिसे बोला जाता है का आह्वान किया है, जिसमें विनिर्माण, कृषि, तकनीक, गति शक्ति, रक्षा, हरित अर्थव्यवस्था जिसे ग्रीन इकोनॉमी भी कहा जाता है और सॉफ्ट पावर शामिल है। तो कौन कौन शामिल है? यहाँ देखिए, सबसे पहला क्या है? विनिर्माण यानी कि, उसके बाद कृषि, उसके बाद तकनीक, उसके बाद गति शक्ति, उसके बाद रक्षा, उसके बाद हरित अर्थव्यवस्था जिसे ग्रीन इकोनॉमी कहा जाता है, उसके बाद 7वां क्या है? सॉफ्ट पावर। लेकिन वही शहरी नियोजन इस सूची में शामिल नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा अगले 5 से 7 वर्षों में वह कार्य पूर्ण करना होगा जो पिछले 5 से 7 दशकों में नहीं हो सका है। विनिर्माण को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का एक प्रमुख केंद्र बनाने पर बल दिया गया है। इस दौरान यह भी उल्लेख किया गया कि अब तक 40 से अधिक देशों से भारत क्या कर चुका है? मुक्त समझौता यानी कि FTA पर साइन कर चुका है, जिससे लघु उद्योग, किसान और मछुआरों को सर्वाधिक लाभ होगा। 1 करोड़ से अधिक युवाओं को AI कौशल प्रशिक्षण देने का संकल्प भी व्यक्त किया गया है। यानी कि कितना? 1 करोड़ से अधिक युवाओं को AI कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। सप्त धारा यानी कि विनिर्माण, कृषि, तकनीक, गति शक्ति, रक्षा, हरित अर्थव्यवस्था और सॉफ्ट पावर। तो ये 7 आप लोग याद रखिएगा, ये इंपोर्टेंट है। लक्ष्य वर्ष क्या है? 2047 तक भारत की आज़ादी की शताब्दी तक विकसित भारत को बनाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 9 अगस्त 2026 से प्रारंभ हुए हर घर तिरंगा अभियान 2026 का समापन किस तिथि को होगा? तो किस तिथि को होगा? तो होगा 17 अगस्त। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आपसे पूछेगा जो 9 अगस्त 2026 से प्रारंभ हुआ हर घर तिरंगा अभियान कब तक चला था? तो 17 अगस्त तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसका विस्तृत थोड़ा देख लेते हैं व्याख्या।
हर घर तिरंगा अभियान वर्ष 2026 में 9 अगस्त से लेके 17 अगस्त तक चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य नागरिकों को अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने तथा देशभक्ति, राष्ट्र की एकता एवं भारत की संस्कृति विरासत से जुड़ी गतिविधियों में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करना है। यह अभियान मूल रूप से आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत संस्कृति मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022 में प्रारंभ किया गया। तो हर घर तिरंगा अभियान कब प्रारंभ किया गया था? 2022 से। तब से प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के आसपास आयोजित किया जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। अभियान की अवधि है 9 अगस्त से लेकर 17 अगस्त। वही मूल शुभारंभ कब हुआ था? वर्ष 2022 में, आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत। नोडल मंत्रालय क्या है इसका? तो संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार का। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 15 अगस्त 2026 को गांधी मैदान पटना में आयोजित राजकीय समारोह में बिहार विकास हेतु कितने लाख करोड़ रुपया के निवेश की रोड मैप की घोषणा किया है? तो कितने करोड़ के? तो 5 लाख करोड़ का। 5 लाख करोड़ का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका विस्तृत थोड़ा व्याख्या देख ले। 15 अगस्त 2026 को गांधी मैदान पटना में आयोजित राजकीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के विकास हेतु 5 लाख करोड़ रुपया के निवेश तथा भविष्य के लक्ष्यों का रोड मैप प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री ने उद्योग, रोजगार, शिक्षा, प्रशिक्षण सुधार हेतु स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, पर्यटन एवं सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र में सरकार की आगामी योजनाओं तथा बड़े निर्णयों का जानकारी दिया है। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं इसमें। तो स्थान तिथि गांधी मैदान पटना 15 अगस्त 2026। घोषणा कितना लाख करोड़ का हुआ था? 5 लाख करोड़ रुपया का निवेश का रोड मैप दिया गया है। प्रमुख क्षेत्र क्या है? उद्योग, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, पर्यटन एवं सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत पेंशन वगैरह आ जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। बिहार सरकार ने पटना जॉय राइड के साथ किस योजना का शुभारंभ किया है? उसका नाम क्या है? यानी किसके साथ? पटना जॉय राइड। तो किसके साथ है? तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी, बिहार हेली पर्यटन एवं एयर पर्यटन योजना 2026। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए इसका विस्तृत व्याख्या देखते हैं थोड़ा सा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्टेट हैंगर यानी पटना से बिहार हेली पर्यटन एवं एयर पर्यटन योजना 2026 के अंतर्गत पटना जॉय राइड्स का शुभारंभ किया। इस अवसर पर दोनों उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव तथा पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता शामिल यानी उपस्थित रहे वहाँ पे। इस योजना के माध्यम से पर्यटकों और आम नागरिकों को पटना का हवाई सफर तथा शहर का विंगम दृश्य देखने का अवसर मिलेगा। राज्य सरकार के अनुसार इसमें धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों तथा हवाई पहुँचों को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटन उद्योग की नीति को बढ़ावा मिलेगा। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। शुभारंभ का स्थान क्या है? स्टेट हैंगर पटना। वही योजना का नाम है बिहार हेली पर्यटन एवं एयर पर्यटन योजना 2026। प्रथम घटक क्या है? पटना जॉय राइड यानी हेलीकॉप्टर जॉय राइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित डिराक पदक यानी कि डिराक पदक भारतीय भौतिकी वैज्ञानिक प्रोफेसर दीपक धर को मुख्यतः किस क्षेत्र में योगदान हेतु प्रदान किया गया है? तो कौन सा पदक है ये? प्रतिष्ठित डिराक पदक इसका नाम है। तो किस प्रोफेसर को दिया गया है, किस विज्ञानी को? तो ऑप्शन बी, किस क्षेत्र के लिए? सांख्यिकी यांत्रिकी यानी स्टैटिकल मैकेनिज्म। तो किसको मिला है? प्रोफेसर दीपक धर को। याद रखिएगा आप लोग, डिराक पदक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका विस्तृत व्याख्या देख लेते हैं एक बार। प्रख्यात भारतीय सैद्धांतिक भौतिकी वैज्ञानिक प्रोफेसर दीपक धर को अंतर्राष्ट्रीय सैद्धांतिक भौतिकी केंद्र यानी इटली द्वारा वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित डिराक पदक प्रदान किया गया। किसके द्वारा? इटली के द्वारा। तो याद रखिएगा आप लोग, डिराक पदक किसके द्वारा दिया जाता है? इटली के द्वारा। यह सम्मान उन्होंने बोनार्ड यानी कि डेरिएडा, मार्क मेजार्ड और हेम सेम्फोलेस्की के साथ साझा किया। यह पुरस्कार सांख्यिकी यांत्रिकी
और जटिल भौतिक प्रणाली यानी कॉम्प्लेक्स फिजिकल सिस्टम में उनके अग्रणीय योगदान में के हेतु दिया गया है। डिराक पदक विश्व के सर्वाधिक प्रतिष्ठित सैद्धांतिक भौतिक पुरस्कार में से एक है। किसके लिए दिया जाता है ये प्रॉपर? भौतिकी पुरस्कार के लिए दिया जाता है, जिनका नामकरण प्रख्यात ब्रिटिश भौतिकी वैज्ञानिक पाल ए एंड एम डिराक के सम्मान में किया गया है। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। पुरस्कार की स्थापना कब किया गया था? 1985 में। तो आपसे पूछेगा इस पुरस्कार की स्थापना कब किया गया था डिराक पदक की? तो 1985। वही प्रदानकर्ता संस्था कौन है? अंतर्राष्ट्रीय सैद्धांतिक भौतिकी केंद्र यानी कि ICTP, और इसका मुख्यालय है इटली, जिसकी स्थापना 1964 में नोबेल विजेता अब्दुल सलाम द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 की थीम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या है इस बार का? तो यह डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशन। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, इसका डिटेल थोड़ा सा देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष 12 अगस्त को सामाजिक, आर्थिक एवं सतत विकास में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष 12 अगस्त को सामाजिक, आर्थिक और सतत विकास में युवाओं की भूमिका को रेखांकित करने हेतु मनाया जाता है। वर्ष 2026 का थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशन, यानी कि विभिन्न परिस्थितियां समान आकांक्षाएं रखी गई है। इस दिन 12 अगस्त 2026 को भारी उद्योग मंत्रालय ने यानी कि PM ई ड्राइव योजना में संशोधन करते हेतु इलेक्ट्रिक दोपहिए वाहनों हेतु प्रोत्साहन राशि निर्धारित किया गया है तथा सरकारी ई मार्केट प्लेस ने अपना स्थापना के 10 वर्ष पूर्व किए हैं। चलिए महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। तिथि यानी कि प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। थीम 2026 क्या है? डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशन। उद्देश्य क्या है इसका? विकास प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी को उजागर करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 12 अगस्त 2026 के संशोधन अनुसार PM ई ड्राइव योजना में इलेक्ट्रॉनिक दोपहिए वाहनों हेतु प्रोत्साहन राशि प्रति किलोवाट घंटा यानी कितनी राशि निर्धारित किया गया है? जो अधिकतम कितना है? 5000। तो कितना है इसका सही उत्तर? ऑप्शन सी 2500। तो चलिए इसका विस्तृत व्याख्या देखते हैं थोड़ा सा। देखिए, भारी उद्योग मंत्रालय ने 12 अगस्त 2026 को PM ई ड्राइव यानी कि PM इलेक्ट्रिक ड्राइव यानी कि रिवैल्यूएशन इन इनोवेशन व्हीकल यानी कि इन्हेंसमेंट योजना में संशोधन करते हेतु इलेक्ट्रिक दोपहिए वाहनों हेतु प्रोत्साहन राशि को संबोधित कर 2500 रुपया प्रति किलोवाट घंटा कर दिया है। जो अधिकतम राशि कितना है इसका? 5000 प्रति वाहन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। योजना का पूर्ण नाम क्या है आपसे पूछेगा, तो वह है PM इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवैल्यूएशन इनोवेशन एंड व्हीकल इन्हेंसमेंट यानी कि PM ई ड्राइव याद रखिएगा आप लोग। मूल शुभारंभ कब किया गया था? 1 अक्टूबर 2024 को। अवधि कब तक है इसका? 31 मार्च 2028 तक। नोडल मंत्रालय है भारी उद्योग मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सरकारी ई मार्केट प्लेस ने अगस्त 2026 में अपनी स्थापना दिवस कितने वर्ष पूर्ण किया है? तो कितने वर्ष पूर्ण किया है? 10 वर्ष। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ई मार्केट प्लेस। चलिए तो ई मार्केट प्लेस से संबंधित कुछ तथ्य देखते हैं। सरकारी ई मार्केट प्लेस ने अगस्त 2026 में अपनी स्थापना के 10 वर्ष पूर्ण किए हैं। यह पारदर्शी एवं प्रौद्योगिकी संचालित सार्वजनिक खरीद को सुदृढ़ करते हुए सरकारी क्रेताओं और विक्रेताओं हेतु एक डिजिटल मंच उपलब्ध कराता है। यह क्या है? एक डिजिटल मंच है, यानी कि जेम की स्थापना वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत 9 अगस्त 2016 को किया गया था, जिसका उद्देश्य सरकारी विभागों द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद को ऑनलाइन पारदर्शी एवं कुशल बनाना था। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। स्थापना की तिथि यानी कि इसकी स्थापना कब किया गया था? 9 अगस्त 2016। नोडल मंत्रालय क्या है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। इसका उद्देश्य क्या है? पारदर्शी प्रौद्योगिकी आधारित सार्वजनिक खरीद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10।
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ द्वारा जारी आवधिक श्रम बल यानी सर्वेक्षण यानी कि PLFS की अप्रैल जून 2026 तिमाही बुलेटिन के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक वायु के वर्ग के कितने बेरोजगारी दर है? तो कितने हैं? 5.4%। 15 वर्ष और उससे अधिक के कितने बेरोजगार है? टोटल 5.4%। और किसके द्वारा ये जारी किया गया? एनएसओ के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसका थोड़ा डिटेल देखते हैं हम लोग। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की मॉस्पी के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ ने अगस्त 2026 में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की अप्रैल जून 2026 तिमाही बुलेटिन जारी किया है, जिसमें 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के वर्ग के युवा बेरोजगारी दर पिछली तिमाही में से 0.4% अंक बढ़कर टोटल कितना हो गया? 5.4% हो गए। इस अवधि में श्रम बल भागीदारी दर 55% यानी लगभग 55.5% से घटकर 54.6% रह गई। और महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं इसके बारे में। जारीकर्ता कौन है? एनएसओ और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय यानी मॉस्पी। इसकी अवधि क्या है? अप्रैल जून 2026 तिमाही। बेरोजगारी दर क्या है? 5.4%। और पूर्व तिमाही से पहले यह कितना है? ज़्यादा, 0.4% अधिक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, दिल्ली सरकार की महिला केंद्रित दिल्ली लक्ष्मी योजना क्या है? दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत पंजीकरण शुभारंभ के 1 सप्ताह के भीतर किस आंकड़े को पार कर गया है? तो टोटल किस आंकड़े को पार किया गया है? 5 लाख। वो महिलाओं को जो 2500 रुपया प्रति माह देने की घोषणा किया गया है, उसी के अंतर्गत ये योजना है दिल्ली लक्ष्मी योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका डिटेल क्या देखना है ये तो सबको पता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, केंद्र सरकार ने 7 अगस्त 2026 को किस राज्य के शहरी परिवर्तन कार्यान्वयन कार्यक्रम यानी कि अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम हेतु 4000 करोड़ रुपए को मंजूरी दिया है, जिसके लिए राज्य विश्व बैंक से 2800 करोड़ का ऋण मांगेगा? तो कौन सा राज्य है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना राज्य है। तो चलिए इसका विस्तृत देखते थोड़ा सा। केंद्र सरकार ने आर्थिक कार्य विभाग ने 7 अगस्त 2026 को तेलंगाना के शहरी परिवर्तन कार्यक्रम यानी कि अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम हेतु 4000 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की है। इसके लिए तेलंगाना सरकार विश्व बैंक से 2800 करोड़ का ऋण प्राप्त करने का प्रयास करेगा। तेलंगाना के नगर प्रशासन विभाग ने टियर 2 और टियर 3 श्रेणी के कुछ शहरी क्षेत्रों को इस पहल के अंतर्गत आधुनिकीकरण हेतु चयनित किया है। और ये किस लिए लोन लिया जाएगा? यानी कि टियर 1 और टियर 2 और टियर 3 के कुछ शहरों के आधुनिकीकरण हेतु। चलिए महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। स्वीकृति तिथि क्या है? 7 अगस्त 2026। विभाग क्या है? आर्थिक कार्य विभाग, केंद्र सरकार। कुल राशि है 4000 रुपया करोड़ और विश्व बैंक ऋण अंश 2800 करोड़। लक्षित क्षेत्र क्या है? तेलंगाना के टियर 2 और टियर 3 शहर को आधुनिकीकरण करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 11वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक अगस्त 2026 में कहाँ आयोजित हुए तथा इसकी घोषणा पत्र को अपनाया गया है? तो कहाँ आयोजित किया गया था? भोपाल में। और इसका घोषणा पत्र है भोपाल घोषणा पत्र। तो याद रखिएगा आप लोग, ब्रिक्स यानी भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के, अभी भारत क्या कर रहा है? ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इसकी 11वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक हुआ था। तो कहाँ हुआ था? वो भोपाल में। उसका घोषणा पत्र क्या है? भोपाल घोषणा पत्र। तो ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी कि NCDC से संबंधित अगस्त 2026 में लोकसभा में प्रस्तुत विधेयक का सही नाम बताएं। तो सही नाम क्या है? राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी कि NCDC से संबंधित जो बिल आया था, तो उसका सही नाम हो गया ऑप्शन बी, NCDC अमेंडमेंट बिल 2026। तो चलिए नेक्स्ट इसका डिटेल देखते हैं थोड़ा सा व्याख्या। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि NCDC से संबंधित NCDC अमेंडमेंट बिल 2026 हाल ही में लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है।
एनसीडीसी सहकारिता मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक सर्वाधिक यानी कि संगठन है, सर्व संविधिक संगठन है, जिसकी स्थापना एनसीडीसी अधिनियम 1962 के अंतर्गत वर्ष 1963 में हुआ था। यह सहकारी समितियों को कृषि उपज के भंडारण, प्रसंस्करण एवं विपणन जैसी गतिविधियों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसका महत्वपूर्ण तथ्य क्या है देखते हैं। विधेयक है एनसीडीसी अमेंडमेंट बिल 2026 जो लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है। एनसीडीसी स्थापना कब हुआ था? 1963 में। और इस किसके तहत? एनसीडीसी बिल 1962 के तहत, एनसीडीसी अधिनियम 1962 के तहत। और संबंधित मंत्रालय क्या है? सहकारिता मंत्रालय। तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। व्यापक विरोध के पश्चात केंद्र सरकार ने विदेश अंशदान यानी कि विदेश अंशदान संशोधन विधेयक 2026 को किसे सौंपने का निर्णय लिया है? तो किसे सौंपने का नियम लिया है? संयुक्त संसदीय समिति को, जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति को। तो चलिए इसका विस्तृत व्याख्या देखते हैं, क्या बोलता है इसके बारे में। तमिलनाडु विधानसभा के सर्वसम्मति से पास प्रस्ताव यानी कि मिजोरम में व्यापक प्रदर्शन तथा चर्च संगठनों और नागरिक समाज के विरोध के मद्देनजर केंद्र सरकार ने 12 अगस्त 2026 को घोषणा किया है कि वह विदेशी अंशदान यानी कि विनियमन विधेयक संशोधन विधेयक 2026 यानी कि FCRA अमेंडमेंट बिल 2026 को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने हेतु लोकसभा में प्रस्ताव लाई गई थी। विदेशी अंशदान अधिनियम 2010 गैर सरकारी संगठनों, धार्मिक संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और राजनीतिक दलों द्वारा विदेशी धन की प्राप्ति और उपयोग को विनियमित करता है। यह नियम क्या करता है? यानी कि विदेशी धन और प्राप्ति को क्या करता है? विनियमित करता है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? घोषणा की तिथि है 12 अगस्त 2026 और मूल अधिनियम क्या है इसका? FCRA 2010। निर्णय क्या है इसमें? विधेयक को जेपीसी को भेजने हेतु लोकसभा में प्रस्ताव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 31 जुलाई 2026 को स्वीकृत समुद्र मंथन यानी कि राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना पर वित्त वर्ष 2030-31 तक कितनी राशि व्यय करने की घोषणा किया गया है? तो कितनी राशि? ऑप्शन सी 84,084 करोड़ रुपया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका विस्तृत व्याख्या उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, इसलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। ग्लास्गो 2026 राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स में पुरुष भाला फेंक जिसे जेवलिन थ्रो बोलते हैं स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो इस बार कौन सा पदक जीता है? रजत पदक ने। तो याद रखिएगा आप लोग, नीरज चोपड़ा के बारे में सबको पता है। तो एक बार चलिए डिटेल देखते हैं। ग्लास्गो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुष भाला फेंक स्पर्धा में भारत के नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है, जबकि यशवीर सिंह ने कांस्य पदक जीता है। यानी उसी में कांस्य पदक किसने जीता है? यशवीर सिंह ने। इस बार राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने जूडो और डिकेथलॉन जैसी स्पर्धाओं में भी अपनी ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज कराई है। चलिए महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। आयोजन कहाँ किया जाता है? ग्लास्गो 2026 राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम। स्पर्धा क्या है? पुरुष भाला फेंक। पदक विजेता नीरज चोपड़ा जो रजत जीता है और यशवीर सिंह कांस्य पदक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं आप। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने अगस्त 2026 में टाटा सन्स सहित कुल कितने कंपनियों को अपर लेयर NBFC यानी कि अपर लेयर NBFC के रूप में वर्गीकृत किया है? तो कितने कंपनियों को? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 17 कंपनियों को। चलिए इसका विस्तृत व्याख्या देखते हैं थोड़ा सा। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 8 अगस्त 2026 को टाटा सन्स तथा 16 अन्य कंपनियों को मिलाकर कुल 17 कंपनियों को अपर लेयर NBFC यानी कि अपर लेयर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया है। यानी कि NBFC का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के रूप में। इस वर्गीकरण के पश्चात इन कंपनियों को RBI के स्केल आधारित विनियमन ढांचे
के अंतर्गत अधिक कठोर विनियामक निगरानी और अनुपालन मानकों का पालन करना होगा। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इसका? वर्गीकरण की तिथि 8 अगस्त 2026। कुल कंपनियां कितनी है? 17, टाटा सन्स सहित। ढांचा क्या है आरबीआई का? स्केल आधारित विनियमन यानी कि स्केल बेस्ड रेगुलेशन यानी कि एनबीएफसी हेतु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी कि सीसीपीए ने अगस्त 2026 में डार्क पार्टनर्स के लिए जेप्टो, बुक माई शो और स्पाइस जेट सहित कुल कितने डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर जुर्माना लगाया गया? तो कुल कितने को? तो 9 को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इसका व्याख्या देखते हैं थोड़ा सा। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने 8 अगस्त 2026 को जेप्टो, बुक माई शो और स्पेस जेट सहित कुल 9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डार्क पार्टनर्स अपनाने के लिए जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ता हित सुरक्षा हेतु एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। कार्रवाई की तिथि कब है? 8 अगस्त 2026। दंडित प्लेटफॉर्म की संख्या टोटल 9 है, जिसमें जेप्टो, बुक माई शो और स्पाइस जेट सहित कुल 9 है। संबंधित प्राधिकरण क्या है? सीसीपीए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20। पश्चिम एशिया यानी गल्फ क्षेत्र में आपूर्ति बाधाओं और मूल्य वृद्धि को कम करने हेतु भारतीय तेल विपणन कंपनी ने 2026 में अमेरिका से कितने मिलियन मैट्रिक टन एलपीजी दीर्घकालीन आपूर्ति हेतु अनुबंध किया है? तो यानी समझौता किया है। तो टोटल कितने हैं? 2 मिलियन मैट्रिक टन यानी 2 मिलियन मैट्रिक टन। याद रखिए बोले आप लोग। तो हमारा अंतिम क्वेश्चन था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और कोई सजेशन हो तो आप कमेंट में कीजिएगा। थैंक यू।